पैसा, मनी, रुपए, हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं। पर कभी सोचा है कि ये जो कागज का एक टुकड़ा है या फोन की स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर, आखिर इसमें इतनी ताकत आई कहाँ से? आज हम इसी की पूरी कहानी समझने वाले हैं, मुद्रा और साख की, मतलब मनी एंड क्रेडिट की, जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। जरा सोचो, अगर ये पैसा होता ही नहीं तो क्या होता। मान लीजिए आप एक शू मेकर हैं, जूते बनाते हैं, और आपको चाहिए गेहूं रोटी खाने के लिए। अब आपको एक ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जिससे जूतों की जरूरत हो और उसके पास आपको देने के लिए गेहूं भी हो। अरे बाप रे, कितना मुश्किल काम है। बस यही वो प्रॉब्लम थी जिसने मनी को जन्म दिया। चलो देखते हैं कैसे। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे कि हमें पैसे की जरूरत ही क्यों पड़ी, आज के बैंक और मॉडर्न मनी कैसे काम करते हैं, ये जो लोन या क्रेडिट होता है ये अच्छा है या बुरा, लोन लेने के कौन कौन से रास्ते हैं, और हाँ, इन सब का बॉस कौन है, आरबीआई का क्या रोल है, और आखिर में देखेंगे कि गरीबों तक क्रेडिट कैसे पहुंचता है। चलो फटाफट पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हमें पैसे की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए चलो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा था ही नहीं। उस सिस्टम को कहते थे बार्टर सिस्टम, हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब सिंपल, सामान के बदले सामान। आपके पास जूते हैं, मुझे गेहूं चाहिए। अगर मुझे जूतों की जरूरत है और आपके पास देने को गेहूं है, तो डील डन। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम थी, ये टर्म याद रखना, एग्जाम में आता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हिंदी में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो चीज़ आपके पास है वो सामने वाले को चाहिए हो, और जो चीज़ सामने वाले के पास है वो आपको चाहिए हो। दोनों की ज़रूरतें एक साथ पूरी होनी चाहिए। सोचकर देखो, रियल लाइफ में ऐसा परफेक्ट मैच मिलना कितना कितना मुश्किल होता हो। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, मनी यानी पैसा। पैसे ने आते ही इस डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे? अब देखो, शूमेकर अपने जूते किसी को भी बेच सकता है, बदले में पैसे ले सकता है, और फिर उन पैसों से कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है। सिंपल। तो पैसा क्या बन गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का माध्यम। इसने हर चीज की एक वैल्यू तय कर दी, मतलब स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। और तो और, अब वेल्थ को स्टोर करना भी आसान हो गया। स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब पैसे ने आकर तो पूरा गेम ही बदल दिया। चलो तो बार्टर सिस्टम की दुनिया से वापस आते हैं आज की मॉडर्न वर्ल्ड में। आज पैसा सिर्फ वो नोट और सिक्के नहीं है जो हमारी जेब में होते हैं, है ना? और इस नए सिस्टम के सेंटर में कौन है? वो हैं बैंक्स। तो आज के जमाने में मनी के 2 फॉर्म्स हैं। पहला तो करेंसी, मतलब कागज के नोट और सिक्के, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स, यानी वो पैसा जो हमारे बैंक अकाउंट में जमा है। और हाँ, चेक्स भी इसी का एक हिस्सा हैं। पर एक सवाल, 500 रुपए के नोट को छापने में तो बस 2-3 रुपए लगते होंगे, तो फिर उसकी वैल्यू 500 रुपए क्यों है? क्या वो कागज इतना कीमती है? नहीं, उसकी वैल्यू है क्योंकि उसे हमारी सरकार ने ऑथराइज किया है। भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी होती है उस पर। वो वादा ही उस कागज को पैसा बनाता है। अच्छा, कभी सोचा है कि बैंक हमारे जमा पैसों का करते क्या हैं? क्या वो उसे एक बड़ी सी तिजोरी में बंद करके रख देते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, बैंक एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम पर काम करते हैं। मान लो हम सबने मिलकर बैंक में 100 रुपए जमा किए, तो बैंक उसका एक छोटा सा हिस्सा, करीब 15%, यानी 15 रुपए अपने पास रखेगा। इसे कहते हैं रिजर्व। और बाकी के 85 रुपीस वो किसी और को लोन पर दे देगा। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। जिन्हें लोन दिया उनसे बैंक लेगा ज्यादा इंटरेस्ट, मान लो 10%, और हमें, जिन्होंने पैसा जमा किया, हमें देगा कम इंटरेस्ट, मान लो 4%। तो ये जो बीच का 6% का डिफरेंस है, बस यही है बैंक का प्रॉफिट, और यही छोटा सा फर्क करोड़ों का मुनाफा बनता है। बैंकों का ये जो लोन देने का काम है ना, इसी को हम कहते हैं क्रेडिट या साख। और ये क्रेडिट एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये किसी की जिंदगी बना भी सकता है और किसी को कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद भी कर सकता है। मतलब ये वरदान है या अभिशाप? चलो इसे 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों से समझते हैं। तो क्रेडिट का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें लेंडर यानी उधार देने वाला बोरोवर को यानी उधार लेने वाले को पैसे, सामान या सर्विसेज देता है, इस वादे पर कि वो फ्यूचर में पेमेंट कर देगा। बस इतना ही है। अब देखो, ये 2 सिचुएशंस। एक तरफ है फेस्टिवल सीजन की कहानी। एक शूमेकर लोन लेता है, ज्यादा जूते बनाता है, बेचता है, लोन चुका देता है और प्रॉफिट भी कमाता है।
यहां क्रेडिट उसके लिए एसेट बन गया, एक वरदान। दूसरी तरफ है स्वप्ना की कहानी। उसने खेती के लिए लोन लिया, पर कीड़े लगने से फसल ही बर्बाद हो गई। अब वो लोन चुका नहीं पा रही और कर्ज के जाल में डेट ट्रैप में फंस गई। उसके लिए क्रेडिट एक अभिशाप बन गया। तो लेसन क्या है? क्रेडिट फायदेमंद होगा या नुकसानदेह, ये सिचुएशन और रिस्क पर डिपेंड करता है। अब जब भी कोई लोन लेता है तो कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, लोन चुकाने का तरीका क्या होगा, मोड ऑफ रीपेमेंट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पर इन सब में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब है सिक्योरिटी या गारंटी। ये आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे जमीन, घर, गाड़ी, सोना, कुछ भी। ये बैंक के लिए एक सेफ्टी नेट है कि अगर बोरोवर लोन नहीं चुका पाया तो बैंक इस कोलैटरल को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो अब सवाल आता है कि भारत में लोन लेने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? देखो, यहाँ क्रेडिट लेने के दो मेन रास्ते हैं, दो सेक्टर्स हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर, मतलब बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार। अब जरा इन आंकड़ों को देखो। ये इंडिया के रूरल हाउसहोल्ड्स यानी गांव के बारे में है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि गांवों में आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे मनी लेंडर्स यानी साहूकारों पर डिपेंड करता है। बैंक्स और कोऑपरेटिव्स की पहुंच अभी भी बहुत कम। और शहरों में कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। ये ग्राफ दिखाता है कि अमीर लोग ज्यादातर फॉर्मल सोर्सेज मतलब बैंकों से लोन लेते हैं, जबकि गरीब लोग आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पर ही निर्भर हैं। क्यों? वजह वही, एक शब्द है, कोलैटरल। गरीबों के पास बैंक में गारंटी के तौर पर रखने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उन्हें बैंक से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो चलो इन दोनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। देखो, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जिन्हें आरबीआई सुपरवाइज करता है, मतलब उन पर नजर रखता है। यहाँ इंटरेस्ट रेट कम और फिक्स होता है। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ आते हैं साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, इनको सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा। ये लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और अक्सर लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो फॉर्मल सेक्टर है, जो बैंक्स हैं, इन पर नजर कौन रखता है? कौन है जो ये देखता है कि बैंक अपनी मनमानी ना करें? तो यहां एंट्री होती है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बिग बॉस की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई एक रेफरी की तरह है। वो ये चेक करता है कि सभी बैंक्स अपने पास मिनिमम कैश बैलेंस बनाकर रखें। और सबसे जरूरी बात, आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि बैंक्स सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही लोन ना दें, बल्कि छोटे किसानों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और आम लोगों को भी लोन दें। सोशल वेलफेयर भी जरूरी है। तो हमें फॉर्मल क्रेडिट को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत क्यों है? बहुत सिंपल है, ताकि लोगों को साहूकारों की हाई इंटरेस्ट रेट से बचाया जा सके, उन पर डिपेंडेंसी कम हो। देश के डेवलपमेंट के लिए सस्ता लोन बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ताकि लोग उस डेट ट्रैप, उस कर्ज के जाल से बाहर निकल सकें। लेकिन हम घूम फिरकर फिर से उसी सवाल पर आ गए। उन गरीबों का क्या जिनके पास कोलैटरल नहीं है? क्या बैंक्स के दरवाजे उनके लिए हमेशा बंद रहेंगे? नहीं, इसका भी एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन बहुत पावरफुल है। और वो सॉल्यूशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज। ये एक जबरदस्त आइडिया है। इसमें क्या होता है, गांव में 15 से 25 लोग, खासकर महिलाएं, अपना एक ग्रुप बनाती हैं। वो सब हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके ग्रुप में जमा करती हैं। अब जब ग्रुप के किसी मेंबर को लोन चाहिए होता है तो ग्रुप उसे अपनी सेविंग से ही कम इंटरेस्ट पर लोन दे देता है। और ऐसे चीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये कोलैटरल की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देते हैं। जब कोई ग्रुप रेगुलर सेविंग्स करता है तो बैंक उस पूरे ग्रुप को एक सिंगल बोरोवर मानकर लोन दे देता है, बिना किसी कोलैटरल के। ये ना सिर्फ महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म भी देता है। इसका सबसे बड़ा और सक्सेसफुल एग्जाम्पल है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। इसे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शुरू किया था, जिन्हें इसके लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर सही मौका मिले तो गरीब से गरीब इंसान भी एक रिलायबल बोरोवर हो सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि गरीब लोन चुका सकते हैं या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम उन तक सही और अफोर्डेबल